एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन आपको मिल जाती है। मतलब कि एवरीथिंग इज नाउ ऑन इंटरनेट। ठीक है। तो अगर आज सारी चीजें इंटरनेट पर मौजूद हैं, तो जैसे हम अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी मंगा रहे हैं तो वो भी हमें मिल रही है। हम सोशल नेटवर्किंग साइट से तो जो इंटरनेट है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन किया हुआ है। ठीक है। और आप वहाँ से आप पेमेंट भी कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट्स को भी एक्सेस कर रहे हैं। यानी कि सारा काम आप इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है। आप क्लास भी देखिए ऑनलाइन ले रहे हैं। तो आप अपने कुछ आर्टिकल्स, अपनी फोटोग्राफ्स को भी शेयर कर रहे हैं। आप फेसबुक व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग भी कर रहे हैं। तो आ, इन सब चीजों से अगर कहीं भी हमारा डेटा लीक होता है, जैसे आप क्लास कर रहे हैं तो यहाँ क्लास से डेटा लीक हो गया, आपने क्या पढ़ा, क्या सर्च किया, अगर आपने कोई अमेजोन पे गए, आपने क्या ऐसा आपने कुछ भी सर्च किया, आपने परचेज किया, आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, आप सोशल नेटवर्किंग पे गए, आपने व्हाट्सएप पर लोगों से बात की, फेसबुक पर गए, लोगों से बात की, पोस्ट शेयर किया, कुछ आपने वनरेबल डाल दिया, कुछ आपने मार पिटाई का वीडियो डाल दिया, आपने किसी को मतलब कुछ भी आपने पोस्ट किया, तो दैट इज मीन्स एक कहना चाहिए एक तरह का एक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि इंडिविजुअल को या दूसरे लोगों को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है। In this chapter, we shall talk about topics about very much domain as such as intellectual property rights, plagiarism, cyber crime, cyber law, e-waste management. इस चैप्टर में हम सारी चीजें ये पढ़ेंगे जहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, आपके प्लेगरिज्म क्या है, साइबर क्राइम क्या है, साइबर लॉ क्या है, और ई वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो हम लोग इतने सारे गजेट्स खरीद रहे हैं इसका मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है। हम लोग ऑलमोस्ट 2-3 साल में एक नया मोबाइल परचेज कर लेते हैं अमूमन। तो वो मोबाइल जो है वो कहाँ जाता है, ठीक है, वो कैसे उसका निपटारा करना है, उसको कैसे खत्म करना है, क्योंकि वो कचरा जो है वो इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है। आपको नहीं पता है, पूरे के पूरे शिप्स, जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, जो हमारे यहाँ पर जो लोग वेंडर्स हैं, जो इन सब कचरों को विदेशों से मंगाते हैं, तो पूरा का पूरा शिप आकर जो है चेन्नई में, मुंबई में, आपके कलकत्ता में डंप होते हैं। लैपटॉप्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, डिवाइसेस, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं, और वो उन कचरों में से क्या करते हैं अपने, क्योंकि वो जीरो उस पर आता है, कोई भी पैसा नहीं लगता, क्योंकि कंट्रीज के पास इतना कचरा इकट्ठा हो गया है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बेच रहे हैं, और इंडिया जैसे गरीब देश जो हैं वो उसको खरीद रहे हैं और यहाँ पर लाके उसको डंप कर रहे हैं। और सोचिए आप, एक दिन क्या होगा, इतना कचरा इकट्ठा हो जाएगा कि इसको आपको, और इसको कुछ लोग क्या करते हैं, इसको जो है समुद्र में फेंक रहे हैं इसको, तो सी में जा रहा है, तो वहां पर उसके लिए भी पॉल्यूशन बन रहा है, अगर जमीन में आप दबाते हैं तो वहां भी पॉल्यूशन कर रहा है इसको। तो मतलब ये सब तरह से मुश्किल में आ रहा है सारी चीजें। जैसे मोबाइल है, मोबाइल लैपटॉप्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये सब क्या बेकार होने के बाद ये रिपेयर भी, आजकल ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि रिपेयर बहुत कम हो रही हैं। लोग, मोबाइल ख़राब हो जाता है, लोग उसको नया ही परचेज कर लेते हैं, आपने अमेजोन में डाला और वो डिलीवरी में डिलीवरी बॉय से आपसे पुराना फ़ोन ले जाएगा, उसके बदले आपको नया फ़ोन मिल जाएगा। तो हाउ कैन यू मैनेज द ई वेस्ट मैनेजमेंट, इस सबको ई वेस्ट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको बोलते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ethical issues. These days we can easily say that the society is information society and our era is information
तो ये पूरा क्या है, ये हमारा इंफॉर्मेशन एरा चल रहा है, एथिकल इश्यूज। तो जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या जानेंगे, इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, प्लेगरिज्म क्या है, साइबर क्राइम क्या है, साइबर लॉ क्या है, और ई वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट हमारा जितना भी हम कचरा इकट्ठा करते हैं, जो हमारा लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं, पुराने मोबाइल्स हैं, ये सबको कैसे मैनेज करेंगे आप, ये भी हम आपको उस चैप्टर में बताएंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका एथिकल इश्यूज। एथिकल इश्यूज, these days we can easily say that our society and information society are era, and our era is an information era. हम लोग इंफॉर्मेशन एरा में जी रहे हैं, मतलब एवरीथिंग इज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर्स एंड यू कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट. एज वी नो दैट द इंफॉर्मेशन इज मीन्स टू एक्वायर नॉलेज. आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन फॉर्म्स द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ अ पर्सन और बॉडी. जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, यानी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, हमारी जो एसेट्स हैं ये. ठीक है, हमारे पास कोई स्पेशल जानकारी है. जैसे मैं पाइथन पढ़ाता हूं तो आई एम अ मास्टर ऑफ पाइथन एंड आई एम हैविंग अ राइट ऑफ माई टू टीच द स्टूडेंट्स ऑफ मीन्स पाइथन. तो मैं पाइथन बच्चों को पढ़ा, ये हमारा इंटेलेक्चुअल राइट्स है. ठीक है, मेरा ज्ञान जो है वो मेरा इंटेलेक्चुअल राइट्स है. मैंने इंफॉर्मेशन को स्टोर किया हुआ है अपने ब्रेन में और ये मेरी प्रॉपर्टी, मेरी इसको प्रॉपर्टी को कोई ले नहीं सकता. ठीक है, अब जैसे मेरे नोट्स हैं, मैंने अपने नोट्स बनाए और मैं अपने नोट्स अगर मैं अपने स्टोर किए हुए हैं और किसी ने मेरे नोट्स को कॉपी करके अगर उसकी बुक बना के मार्केट में सेल कर दिया तो ये क्राइम हो जाएगा. ठीक है, तो however there are many ethical issues involved with the uses and availability of information. ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हमारे यूजेस के लेकर और हमारी अवेलेबिलिटी को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं. यानी ये कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है तो उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी यूजेस को लेकर बहुत सारे इश्यूज हैं. पहला इशू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगरिज्म और डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स. ये तीन चीजें होती हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? Intellectual property rights are the rights of the owner of information to decide how much information is to be exchanged, share or distributed. मतलब कि किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो उसका कितना पार्ट एक्सचेंज करना चाहता है. पूरा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता है, आधी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना चाहता है, या केवल आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता है. ये उसका पूरा राइट बनता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक कितना पार्ट उसका पहुंचा रहा है. ठीक है, अगर आपने सपोज आप उसने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दी और आपने चोरी से उसकी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द क्राइम. साइबर क्राइम इसको बोलते हैं. और यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है. द any piece of information is produced or created with a lots of effort and it consumes a lots of time. आपने कोई भी इंफॉर्मेशन को बनाया, उसके लिए आपने टाइम कंज्यूम किया, आपने पैसा कंज्यूम किया उसके लिए, और आपने क्या किया कि उस इंफॉर्मेशन को आपने चुरा लिया. तो एक व्यक्ति ने अपना समय निकालकर, अपना टाइम कंज्यूम करके, अपना पैसा खर्च करके उसने इंफॉर्मेशन बनाई और आपने उसका दुरुपयोग कर लिया, आपने उसको चुरा लिया. ठीक है, this cost factor is also involved with the creation of production of information. Through once produced it becomes easy to duplicate or it shared it with others. इसको डुप्लीकेट भी किया जा सकता है क्योंकि आजकल सब कुछ क्या है, डिजिटल मौजूद है. आपने उसकी प्रोजेक्ट फाइल किसी बच्चे ने बनाई क्लास 10th में और उस प्रोजेक्ट फाइल को किसी बच्चे ने कॉपी कर लिया. उसने बाकायदा बेचारा सुबह से लेकर शाम तक उसने पूरा प्रोजेक्ट को टाइप किया, उसने पेज डिजाइन किया, उसने फिर अपने बुक के कुछ चैप्टर्स को कॉपी करके उसमें डाला, कुछ उसने फोटोज लगाई और पूरा उसने बना के रेडी किया. और आपने क्या किया, उसका लैपटॉप अगर आप पा गए तो आपने उसको वहां से कॉपी करके पेन ड्राइव में ले आए. तो ये क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को बगैर उसकी नॉलेज के नहीं ले सकते. तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने बनाई हुई है, you are having a intellectual right over this information.
आपको उस प्रॉपर्टी पर, आपकी उस इंफॉर्मेशन को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके पास हैं। और द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो किससे आपको प्रोटेक्ट करते हैं? इनकरेज इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस टू क्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर एंड न्यू सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। ये आपको, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, इनमें लोगों को इनिशिएट करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं कि वो नए सॉफ्टवेयर और नए एप्लीकेशंस बना सकें। ठीक है। अगर क्या होगा कि अगर हम कॉपी करते रहेंगे तो हमारे पास नए एप्लीकेशन कभी नहीं बनेंगे, तो हम कॉपी ही करते रहेंगे। तो इसके लिए क्या है कि जब हम अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रखेंगे तो हमारी कोई भी चीज कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, और इससे क्या होगा कि हमें नए नए एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज, श्योर न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी एज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। नए नए आइडियाज लोगों को आएंगे। अगर आपको कॉपी करने को नहीं मिलेगा, सपोज मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया और मैंने उसको कॉपी नहीं करने दिया, आप क्या करेंगे? उसके बारे में सोचेंगे कि यार मैं इससे अच्छा भी बना सकता हूं सॉफ्टवेयर, इसमें देखो सॉफ्टवेयर में ये कमी है और मैं इस कमी को दूर करूंगा और मैं इससे भी अच्छा सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि न्यू आइडियाज आएंगे आपके पास। जब अमेजॉन पहली बार जब लॉन्च हुआ था तो लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ये पूरे वर्ल्ड में इस तरह से छा जाएगा, और आज आप चले जाइए, हर मोबाइल फोन में अमेजॉन ऐप आपको मिलेगा। इसका मतलब कि सब लोग खरीदारी कर रहे हैं ऑनलाइन, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति आज ये मौजूद होगा जिसने आज तक अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से कोई भी प्रोडक्ट ना मंगाया हो। ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, तो सोचो जो बेन जोसेफ हैं, जो अमेजॉन के सीईओ हैं, वो कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और ऑनलाइन है सब कुछ, कुछ भी उनके पास एक ऑफिस है केवल, बस। और सोचो पूरी कंट्री को वो बेच रहे हैं सामान अपना। ठीक है, गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो एंड प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन अ नेशनल इकोनॉमी, और नेशनल इकोनॉमी जो है उसको ग्रोथ करने के काम में आता है। अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन आपने बनाई हुई है, उसको आप स्टोर किए हुए हैं, तो उससे ये सारी चीजें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब चीजों को बचा के रखता है, और इनकम ग्रोथ में काम आता है। आपकी इनकम, जो नेशनल इनकम है, नेशनल इकोनॉमी है, उसको इम्प्रूव करता है ये। ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजीज और न्यू आइडियाज डेवलप करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इसके साथ जो इंडिविजुअल्स हैं वो नए नए बिजनेस क्रिएट करने में उनको जो है उनको आसानी होती है। ठीक है। दूसरा है प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मीन्स स्टीलिंग, सीधा सा मतलब है इसका, स्टीलिंग, चुराना। Plagiarism is stealing someone else's intellectual work and representing it's your own work without citing the source of information. आपने कोई भी आर्टिकल, आप पीएचडी लोग करवाते हैं, हु इज अनम्यूटिंग माई माइक? ये कौन अनम्यूट कर रहा है भैया? कौन महान व्यक्ति है जो हमारे माइक को म्यूट कर रहा है बार बार? मुझे लगता मीटिंग तो मैंने शेड्यूल चेंजेस कर लिए थे मीटिंग में। चलो, तो हमारा जो वैल्यू है, जो हमारी जो एसेट्स हैं, वो किसी भी दूसरे नाम से, अगर हमने इंफॉर्मेशन कोई कलेक्ट की हुई है और हमने सपोज सॉफ्टवेयर बनाया और हमारा ही सॉफ्टवेयर किसी ने कॉपी करके अपने नाम से बेच दिया,
तो ये प्लेगरिज्म कहलाता है, इसको बोलते हैं प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का डेफिनेशन क्या है? प्लेगरिज्म का एक्चुअली डेफिनेशन जो है वो है, इट इज अ स्टीलिंग समवंस एल्स इंटेलेक्चुअल वर्क, यानी किसी का अपना खुद का वर्क जो है वो अपने नाम से बेचना। अब जैसे बुक है, नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, यार यार बुक बहुत महंगी है तो उसको हम फोटो कॉपी करा लेते हैं। तो जब फोटो कॉपी कराना भी क्या है, एक एक प्लेगरिज्म है। आपने उसकी कॉपी का अपनी कॉपी बना लिया, ठीक है। तो फोटो कॉपी नहीं हो सकती। अगर आप फोटो कॉपी करा रहे हैं तो आप लॉज का उल्लंघन कर रहे हैं। आप जो है, आपको वो जो बुक है, जो पब्लिशर है, वो आपके नाम कंप्लेंट कर सकता है अगर आपने पूरी बुक की फोटो कॉपी करा ली, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। दस प्लेगरिज्म इज स्टीलिंग समवन इंटेलेक्चुअल वर्क कैन बी एन आइडिया। आइडिया भी कोई हो सकता है, आपने किसी का आइडिया चुरा लिया। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ये आरोप है कि उसने जब पहली बार ओएस बना था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले आपका जो एप्पल है इसने बनाया था, एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने। और इसी को चोरी किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। और चूंकि माइक्रोसॉफ्ट इतना पॉपुलर हो गया, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था, जो कि जीयूआई था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था पहले, वो सबसे पहले एप्पल ने ही डेवलप किया था। और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसी को कॉपी करके, या कहा जाए कि उसी को चुरा के, अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया जिसको आप विंडो 10 के नाम से आज जानते हैं, ठीक है। तो ये पहले नहीं था। तो अब प्लेगरिज्म है, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड बी टर्म्ड एज प्लेगरिज्म। इसमें से कोई भी आपका काम प्लेगरिज्म बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, समवंस यूज समवंस अदर वर्क्स विदाउट गिविंग क्रेडिट टू द ऑथर। आपने कोई भी काम ले लिया और जो ऑथर था उसका, आपने कोई बुक लिखी और उस बुक को क्या किया, दूसरे ने अपने नाम से छाप दिया। तो अगर आप छाप रहे हैं उस बुक को, प्रिंट कर रहे हैं आप, तो उस ऑथर का नाम ही डालें, ठीक है। पब्लिशर क्या करता है, उस ऑथर का नाम जरूर डालता है जिसकी बुक होती है। तो उसको आप बगैर क्रेडिट दिए हुए अगर आप बुक पब्लिश कर रहे हैं तो आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं। दूसरी, यूजिंग समवन एल्स वर्क्स इन इनकरेक्ट फॉर्म दैट इंक्लूडिंग ओरिजिनली बाय द ऑथर क्रिएटर। कोई भी दूसरे का वर्क जो कि इनकरेक्ट है, उसको इंटेंडेड ओरिजिनली बाय द ऑथर, मतलब किसी दूसरे का जो कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई भी उसने आर्टिकल छापा उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, उसको क्या करना, उसको रिपोर्टर को ना बताना, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी एक प्लेगरिज्म है। उसके बाद मॉडिफाइंग लिफ्टिंग समवंस प्रोडक्शन such as music composition etc without attributing it to the creator of the work। किसी भी गाने को, अभी कोई गाना आता है तुरंत उसका जो है वो रीमेक आ जाता है, रिमिक्स आ जाता है, आता है, रिमिक्स यस आता है, सर। गाने का रिमिक्स आता है। तो कोई भी ओरिजिनल गाने का रिमिक्स नहीं बना सकता। किसके परमिशन से, जो क्रिएटर है, जो गाने वाला है, वो अगर उसने परमिशन दिया, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, तभी आप उस गाने का रीमिक्स बना सकते हैं। कोई भी फिल्म का रीमेक नहीं बन सकता। अभी बना था, रीमेक बनाते हैं, रीमेक बनती है ना, फिल्मों के रीमेक बनते हैं, ठीक है। तो रीमेक जब बनते हैं तो भी जो ओरिजिनल जो फिल्म है उसको उसको ऑथर को उसको बताना पड़ता है, जो डायरेक्टर बना रहा है दूसरी फिल्म, वो जो पहली वाली फिल्म थी उसके डायरेक्टर को बाकायदा परमिशन लेगा, और परमिशन लेने के बाद ही वो फिल्म बना सकता है। ऐसे ही बुक है, पब्लिश की हुई है, तो वो बुक की पब्लिशर हाउस जो है, वो किसी दूसरी बुक से अगर उसने कोई कंटेंट लिया है तो उसको बताएगा कि यस आई हैव कंटेंट, और उसकी बुक का रेफरेंस देगा कि हाँ मैंने इस बुक से रेफर किया है इसको। तो अगर वो ऐसा नहीं करता, बगैर कोई गाना आया और उसने आपने उसका रिमिक्स बना दिया अगर, है ना, तो वो क्या है, वो प्लेगरिज्म है, वो भी प्लेगरिज्म के अंतर्गत आता है। सॉरी। गिविंग इनकरेक्ट और इनकरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, वो भी प्लेगरिज्म है। और फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द अदर्स एंड कोलेबरेशन एफर्ट्स। कोई भी हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया
और मेरे सॉफ्टवेयर के साथ करीब 5 बच्चों ने काम किया। ठीक है, मैं एक पाइथन पर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक एक ऐप बना रहा हूँ। और इस ऐप में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। एक बच्चे ने, हमारे शिवांग गुप्ता है, क्लास 12th में, उस बच्चे ने एक म्यूजिक प्लेयर ऐप बनाया है एक अपने नाम से। और वो जब आप उसका वीडियो उसने मुझे भेजा है कि कैसे उसको वो उसको वीडियो प्लेयर को चलाते हैं वो लोग। तो मैं भी एक बच्चे के साथ काम कर रहा हूँ एक प्रोजेक्ट पर, और कैसे ऐप बनाना है पाइथन में, कैसे आप ऐप बना सकते हैं। जेंगो, डी जेंगो जो है, आप क्लास 12th में पढ़ेंगे और उसके बाद ही आप सीख पाएंगे कि कैसे पाइथन पे आप एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर अगर मेरे साथ 5 बच्चों ने काम किया और एक मैंने अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाया, तो मैं ज़रूर उनका क्रेडिट दूंगा, मतलब उनको उनका क्रेडिट दूंगा। मतलब कि अगर मैं उसको लॉन्च करता हूँ मार्केट में, और लॉन्च करने के बाद मैं उनको, जो भी उनका शेयर है, जो उन्होंने अपनी नॉलेज को शेयर किया है, उसको, उनका शेयर मैं उनको दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मैं प्लेगरिज्म कर रहा हूं। लिखा है, फेलियर इन गिविंग क्रेडिट और एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन। उनका एक्नॉलेज कंट्रीब्यूशन का हमको देना पड़ेगा, और अगर नहीं देते हैं तो ये प्लेगरिज्म है। ठीक। हाउ नॉट टू प्लेगराइज, मतलब प्लेगराइज कैसे नहीं होना है। एज मोस्ट यूनिवर्सिटीज पुट देयर स्टूडेंट हैंडबुक टू अवॉइड प्लेगरिज्म। सभी यूनिवर्सिटीज जो है अपनी हैंडबुक देती हैं जिससे प्लेगरिज्म ना हो। तो कहला क्या है, अनदर पर्सन डेटा ओपिनियन और थ्योरी, यू मस्ट गिव क्रेडिट वेन एवर यू यूज। क्या आपको क्रेडिट देना है? कोई किसी की भी इंफॉर्मेशन, आइडिया और ओपिनियन और थ्योरी अगर आप दे रहे हैं तो उसका आपको क्रेडिट देना चाहिए। किसको? उस व्यक्ति को क्रेडिट देना चाहिए। नेक्स्ट, कोटेशन ऑफ अनदर पर्सन एक्चुअल स्पोकन और रिटन वर्ड्स। किसी भी कोटेशन को आप बोल रहे हैं अगर, तो लेकिन और बनाई किसी और ने है वो कोटेशन, तो आपको उसका कोटेशन का, उस व्यक्ति का नाम जरूर नीचे लिख देना चाहिए। अब जैसे लोग शायरी लिखते हैं, शायरी लिखने में क्या होता है कि शायरी लिखने में वो लोग उनका नाम नहीं लिखते हैं और अपने नाम से शायर बन जाते हैं। तो शायर बने हैं अगर आप, तो उसमें उस शायर का नाम जरूर नीचे होना चाहिए अगर आप शायरी कर रहे हैं तो। और पैराफ्रेज ऑफ अनदर पर्सन स्पोकिंग वर्ड्स और रिटन वर्ड्स। पैराफ्रेज यानी कि अगर उस व्यक्ति का नाम आपने, उस अगर कुछ बोल रहे हैं आप, तो उस व्यक्ति का नाम आपको जरूर लिखना चाहिए जो आप बोल रहे हैं। ठीक है, और या आप लिख रहे हैं तो उस पर्सन का आपको कोट जरूर करना है। इसके बाद डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। तो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स जो होता है, डिजिटल प्रॉपर्टी और डिजिटल एसेट्स रेफर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट यू created by you that exist in digital form either online or an electronic storage devices। डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी बनाई हुई है और बनाने के बाद आपने उसको स्टोर किया हुआ है ऑनलाइन, आपने क्लाउड में जाके कहीं स्टोर कर दिया है, गूगल ड्राइव में स्टोर कर दिया है, या अपनी डिवाइस में आपने स्टोर किया हुआ है, तो वो डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाता है। यानी कि उस पर आपको पूरा अधिकार होता है। जैसे कि अगर ऑनलाइन आपकी इंफॉर्मेशन अगर शेयर हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी नहीं है। आपने अगर इंफॉर्मेशन को शेयर किया हुआ है, दैट इज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, नो बडी कैन स्टील इट। और अगर वो चुराता है वहां से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन आपकी, तो आप उस पर जो साइबर लॉज हैं उनके अगेंस्ट आप उसको कंप्लेंट कर सकते हैं। Legally, a person who has created it or the owner who has got it developed by paying legally is the legal owner of the digital property। यानी उसने कुछ अपना ढूंढ ढांड के कहीं से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है, तो वो उसका क्या होता है, लीगल डिजिटल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है। डिजिटल एसेट में बी यूज्ड बाय अदर whenever the making payments or by buying it without obtaining is license। हम क्या करते हैं, हम जो है हम जैसे कोई भी ऐप लेते हैं, तो अभी तो क्या है कि मैक्सिमम गूगल प्ले स्टोर में फ्री ऐप हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐप ऐसे हैं जो पेइंग ऐप हैं। तो आप उसको ऐसे कॉपी नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उस पर पे करना पड़ेगा आपको कुछ उसके ऊपर,
या पे करने के बाद आपको उसका या तो फ्री ऑफ कॉस्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, या आपको 3 4 दिन का जो है आपको फ्री एक्सेस दे देगा, और उसके बाद फिर आपसे पेमेंट मांगेगा। तो बगैर पेमेंट किए हुए अगर आप उसका यूज कर रहे हैं, पहली बात तो ऑनलाइन ऐसा हो नहीं पाता है, वो ब्लॉक कर देता है आपको, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली होता, ब्लॉक हो जाएगा 5 दिन में। तो जो है उसमें जो है आप बगैर पे किए हुए, अपने पेमेंट्स को बगैर दिए हुए आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं तो आप फिर क्या कर रहे हैं, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स का आप उल्लंघन कर रहे हैं, आप उसको बाईपास कर रहे हैं। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ केस, जनरली देयर आर मेनी थ्रेट्स ऑन डिजिटल प्रॉपर्टीज। उसके अलावा भी बहुत सारी थ्रेट्स हैं डिजिटल प्रॉपर्टी पर। कैसे? डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स, इसमें जो डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स होते हैं वो इस तरह की इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। ऑल्दो वन नीड टू बाय यूजेस राइट्स और लाइसेंस to the digital property, there are many software penetration tools such as cracks and keygens, tools created by hackers to penetrate your software registration system and enable authorized users to freely access your software without actual paying for it। यहाँ पर कुछ ऐसे हैकर्स ने कुछ ऐसे टूल्स बनाए हुए हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए हुए हैं जिनके हेल्प से आप रजिस्ट्रेशन सिस्टम को क्रैक कर सकते हैं, यानी उनके रजिस्ट्रेशन में घुसकर फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया कि क्रैक्स और कीजेन नाम से ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कि हैकर्स के थ्रू बनाए गए हैं, और वो हैकर्स जो हैं इस तरह के डिजिटल इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स है, ये अभी 2 दिन के लिए आपको फ्री एक्सेस दे रहा है, 5 और 6 तारीख को, लेकिन उसके बाद आप उसका फ्री यूज नहीं कर पाएंगे। तो कोई हैकर आपको अगर जो जो इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि क्रैक नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको क्रैक कर सकता है किसी भी एप्लीकेशन को, ठीक है, और उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ब्रेक करके आप उसमें उसके किसी भी एप्लीकेशन में आप जाकर फ्री रजिस्टर करवा सकते हैं, कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा, और वो क्रैक करके आपको दे देगा, और क्रैक करने के बाद आपको उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स जो आते हैं, ये थ्रेट है एक बहुत बड़ा। दूसरा थ्रेट क्या है? स्टीलिंग अ प्रेजेंट कोड ऑफ योर डिजिटल प्रॉपर्टीज, समवन अदर डेवलपर समहाउ गेट होल्ड ऑफ योर सॉफ्टवेयर सोर्स कोड। ये क्या करता है, मैंने कोई एप्लीकेशन बनाया और उस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर कोड जो है वो चोरी कर लिया किसी ने ऑनलाइन, या मेरे सिस्टम में घुस गया ऑनलाइन और हमारा सिस्टम हैक करके जो है उसने सारे हमारे कोड को चुरा लिया। तो दिस इज ऑल्सो अ थ्रेट फॉर द डिजिटल इंफॉर्मेशन यू हैव टू स्टोर इन योर कंप्यूटर। अब डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन क्या है? एंटी टेम्पर सोल्यूशन, देर आर मैनी एंटी टेम्पर सोल्यूशन अवेलेबल टुडे विच इंश्योर दैट योर डिजिटल प्रॉपर्टी इज टेम्पर प्रूफ। मतलब कोई भी उसको क्रैक नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे बहुत सारे एंटी टेम्पर सोल्यूशन हमारे पास मौजूद हैं। लीगल क्लॉजेज, इसमें लीगल क्लॉज भी होता है कि आप उसके जो उसने सॉफ्टवेयर या जो भी उसने कॉपी किया है डिजिटल इंफॉर्मेशन, उसको सॉफ्टवेयर डिजिटल प्रॉपर्टीज, you may include your transparent clause of your software terms of service that prohibits scrapping of your software source code for reuse। आप उसमें टर्म्स और कंडीशन डाल सकते हैं। जब आप उसको देखिएगा, आप कोई भी सॉफ्टवेयर लोड करते हैं तो उसकी टर्म्स और कंडीशंस को आपको चेक करना होता है। ठीक है, जब तक आप उसको चेक बटन पर आप क्लिक नहीं करते तब तक वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना आपके पास शुरू नहीं होता। इसका मतलब कि आपने सारे राइट्स उसके पढ़ लिए हैं। तो लीगल क्लॉजेज भी आप बता दिए। लिमिट द शेयरिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर कोड, सॉफ्टवेयर कोडिंग जो आप शेयर कर रहे हैं उसका लिमिट होना चाहिए। यू शुड शेयर योर सॉफ्टवेयर कोड ओनली विद द ट्रस्टेड इंडिविजुअल्स हु आर अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट टीम। आप सोर्स कोड उन्हीं लोगों को बताएं जो आपकी टीम का हिस्सा रहे हैं डेवलप कोड करने में, जिन्होंने आपके साथ काम किया है। ठीक है, यू शुड ऑल्सो यूज अ डिजिटल राइट मैनेजमेंट सोल्यूशन। आप डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन का भी यूज करें टू प्रोटेक्ट योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम बीइंग स्क्रैप्ड फॉर सोर्स कोड यूजिंग डी कंपाइलर्स। जो आपके सॉफ्टवेयर कोड को चुरा ना ले, इसके लिए आप सॉफ्टवेयर राइट्स मैनेजमेंट का सॉल्यूशंस का यूज जरूर करें। अब इसके बाद आता है कि ओपन सोर्स फिलॉसफी एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। अब ओपन सोर्स फिलॉसफी क्या है?
बहुत सारे डेवलपर्स ने अपने जो सॉफ्टवेयर कोड थे उनको ओपन कर दिया. देर आर मेनी कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर दैट में बी रिफर्ड एज ए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं. जैसे अब इनको ओपन के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं. एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. जो आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल हैं. ठीक है, आप फेसबुक का ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, फ्री है. व्हाट्सएप का फ्री है ना. ऐसे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. आप IRCTC का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ट्रेन इंक्वायरी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए. ये फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको बोलते हैं फ्री सॉफ्टवेयर. फ्री सॉफ्टवेयर मीन्स द सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एसेसिबल and can be freely be available, used, changed, improved, copied and distributed by all you wish to do so. एक सॉफ्टवेयर क्या, आप एक सॉफ्टवेयर ले लिया आपने और उसको आपने शेयर मी से या शेयर इट से आपने क्या किया, उसको शेयर कर दिया लोगों के बीच में. तो आप उसकी कॉपीज भी क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. उनको फ्री सॉफ्टवेयर बोलते हैं. द डेफिनेशन ऑफ द फ्री सॉफ्टवेयर पब्लिश्ड इन रिचर्ड स्टेलमैन फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन. यहाँ पर एक फाउंडेशन दिया हुआ है, फाउंडेशन है एक जो कि फ्री सॉफ्टवेयर को बारे में बताता है कि क्या होता है फ्री सॉफ्टवेयर. फिर दूसरा होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑन द अदर हैंड इट इज फ्रीली यूज्ड in terms of making modification, constructing business models around the software and so on, but it does not harm, it does not have to be free of charge. ये क्या करता है, जिसका सोर्स कोड तो ओपन होता है लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता. तो इसका ओपन सोर्स होता है क्योंकि वो जब सोर्स ओपन कर देगा तो उसमें आप मॉडिफाई कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उसको आप अपना नहीं बना सकते. उसको आप चेंजेस उसमें जरूर पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल नहीं होता. आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देके उसको खरीदना पड़ेगा और तब जाकर आप उसका यूज कर पाएंगे, उसके सोर्स कोड को आप चेंज कर पाएंगे. ऐसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं और कुछ फ्रीली अवेलेबल होते हैं लेकिन उनका कोड अवेलेबल नहीं होता, तो उनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते. लेकिन कुछ क्या होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, यानी उनका सोर्स तो ओपन होता है लेकिन आप उनको ऐसे परचेज नहीं कर सकते. ठीक है, तो कई कैटेगरीज होती हैं सॉफ्टवेयर्स की जिनको आप यूज कर पाते हैं. ठीक, तो इसके बाद फिलॉसफी ऑफ ओपन सोर्स, यानी इसकी फिलॉसफी क्या है, ओपन सोर्स होता क्या है. तो ओपन सोर्स जो है वो फ्री कई सारी चीजें देता है हमको. एक हमको फ्री रीडिस्ट्रीब्यूशन देता है, यानी कि नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर वेदर इट इज ए होल और इन पार्ट. जो ओपन सोर्स होता है वो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि हम 100 लोगों को इसका कोड जो है वो बेच दें, आधा सॉफ्टवेयर आधा ही कोड दें या पूरा कोड दे दें चेंजेस करके. ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है. एक बार हमने क्या किया कि ओपन सोर्स खरीद लिया अगर, तो मैं उसमें ओपन सोर्स में चेंजेस कर करके चाहे जितने लोगों को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, ये हमारे ऊपर होता है, यानी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होता है. दूसरा सोर्स कोड. The program must be include source code that must allow distribution in the source code as well as compiled form. हम compiled form में और source code में दोनों में लोगों को source code दे सकते हैं. मतलब open code होता है, उसमें changes कर सकते हैं, उनमें modifications कर सकते हैं और उनको कैसे redistribute करना है ये भी हमें मौजूद रहता है हमारे पास, हम उसमें कर सकते हैं. उसके बाद derived works. The license must allow notification or derived works and must allow them to distribute it under the same terms of the license as original software. जो हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के जो लाइसेंसेज होते हैं ठीक उसी तरह से हम जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर सकते हैं. यानी हमने अपना सॉफ्टवेयर बना लिया तो हम अपना लाइसेंस भी लोगों को दे सकते हैं कि मतलब आप हमको इतना पैसा पे करिए, हम आपको जो है सोर्स कोड भेज देंगे अपना वाला. तो आपने अगर एक बार खरीद लिया तो आप उसमें चेंजेस करके लोगों को आप रिडिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं और उसका लाइसेंस भी आप लोगों को देने के लिए बोल सकते हैं कि आप अपना लाइसेंस लीजिए तभी आप इसका यूज कर पाएंगे. तो ये होता है पूरा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर.
इसके बाद लाइसेंसेस एंड डोमेन्स ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। अब किसी भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का लाइसेंस और उसके डोमेन्स की क्या मतलब, उसमें क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं इसके लाइसेंस लेने में और उसका डोमेन्स के बारे में। तो सबसे पहले है जनरल पब्लिक लाइसेंस। द जनरल पब्लिक लाइसेंस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज लाइसेंस फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। और जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जनरल पब्लिक लाइसेंस लेना पड़ता है। द जीपीएल ग्रांट्स एंड गारंटीड ए वाइड रेंज ऑफ राइट्स टू डेवलपर्स हु वर्क्स ऑन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स। ये जो डेवलपर्स हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उनके लिए ये जीपीएल जो है यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस ये गारंटी करता है कि गारंटीज ए वाइड रेंज ऑफ बहुत सारे राइट उनको दे देता है। जो डेवलपर है वो जो हमारा जीपीएल है वो डेवलपर्स को बहुत सारे राइट दे देता है। ठीक है। बेसिकली इट अलाउज यूजर्स लीगली कॉपी, यानी जो यूजर्स होते हैं उसकी लीगली कॉपी ले सकते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसके बाद क्या होता है, एक जनरल पब्लिक लाइसेंस होता है। देयर इज अनदर GNU लाइसेंस, द लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस LGPL। इट ऑफर्स लेसर राइट टू अ वर्क देन अ स्टैंडर्ड GPL। एक स्टैंडर्ड GPL जो होता है उससे थोड़े से कम राइट्स उसको देता है। ठीक है। इसको बोलते हैं LGPL और जिसको बोलते हैं लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। इसके बाद BSD लाइसेंस होता है। BSD license represents a family or permissive free software licenses that have fewer restriction on distribution compared to the other free software licenses such as GNI। जो GNI में रजिस्टर्ड होते हैं और जो BSD में रजिस्टर्ड होते हैं। GNI में रजिस्टर्ड होते हैं उन पर सारे राइट्स उनको है, उनको वो कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इसमें BSD में क्या है, जो हमारा BSD है वो क्या करता है, लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सेसिंग देता है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर खरीदा था एग्जामिनेशन का इससे पहले, शेष मनी सॉफ्टवेयर्स, और वो एग्जामिनेशन का पूरा सॉफ्टवेयर हमने, बनारस की एक कंपनी थी वो हमको दे के गई थी, जो भी आज 3-4 साल पहले हम लोग एग्जामिनेशन में यूज़ करते थे। तो वो क्या करते थे, वो हमें लाइसेंस दिए थे केवल 3 जगहों पर, यानी उस सॉफ्टवेयर को हम 3 जगह कॉपी कर सकते थे, चौथी जगह वो कॉपी होता ही नहीं था। ठीक है। आप उसकी कॉपी बनाना भी चाहेंगे तो वो कॉपी उसकी बनेगी नहीं। तो वो BSD लाइसेंस होता था। BSD लाइसेंस में रेस्ट्रिक्ट कर देता था कि उसको कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उसके बाद MIT लाइसेंस। MIT लाइसेंस इज अ शॉर्टेस्ट एंड प्रॉब्ली broadest of all the popular open source licenses. It is terms very loose and more permissive than many other licenses. इसमें MIT में क्या है कि इसमें क्या है कि इसके जो टर्म्स और कंडीशन बड़े लूज होते थे, मतलब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसमें बहुत सारे लाइसेंस और बहुत सारी परमिशंस इसमें आप दे सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि बिल्कुल जनरल पब्लिक लाइसेंस की तरह होता है और उससे भी ढीला ढाला। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्राइवेसी पर, कि प्राइवेसी क्या है। प्राइवेसी मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल। मुझे लगता है टाइम ओवर हो चुका है, 1 मिनट। आई हैव टेकन 1 मिनट एक्स्ट्रा टू यू। आई विल कंप्लीट दिस लेसन विद इन 2 or 3 days, and after that your syllabus is completed. And when the syllabus is completed, I will uh, just take a revision of chapter 1 from the beginning. And I want to know that, yes, Sudeep Kumar, you want to say something? इनके नोट्स सब खुद से बनाने हैं चैप्टर। इन चैप्टर्स के नोट्स अगर मेरे पास अवेलेबल होंगे तो मैं आपको टीम ऐप पे डाउनलोड कर दूंगा। ओके सर। एनीथिंग एल्स? Anything else? नो सर। Okay, so continue your studies, and your periodic exam will start on 10th of December. And whether it is online or offline, that is a different matter, but you have to prepare yourself for the examinations.
Your syllabus is tuples and what is the syllabus of computer? आपके कंप्यूटर का सिलेबस क्या है? टपल्स है और शायद मैंने इंटरनेट सिक्योरिटी रखा हुआ है, ऐसा कुछ है। देख रहा है सर आपने फर्स्ट मंगी, बताओ क्या कह रही हैं आप? सर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड बोले थे, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यूज, डाटा रिप्रेजेंटेशन और नहीं, आपका जो सिलेबस है टपल्स एंड इंटरनेट सिक्योरिटी है। टपल्स एंड इंटरनेट सिक्योरिटी है। जो अभी पीरियोडिक टेस्ट का, जो पीरियोडिक बोल रहा हूं मैं, पीरियोडिक का बेटा, पीरियोडिक 2 चैप्टर्स में लिखेंगे तो आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, नहीं तो हम तो लंबा कर देंगे और 2-3 चैप्टर दे दें और चैप्टर बढ़ा दें क्या? नो सर। क्यों उमांगी? नो सर, नो। अच्छा ठीक है, देखते हैं, अगर होगा तो एक चैप्टर हम और बढ़ा दें। तो एक बार फिर बता बताओ। दीजिए सिलेबस। नहीं सर, इतने में खुश हैं हम लोग। अच्छा तो 2 चैप्टर में ही खुश हैं आप लोग? यस सर। ठीक है, तो हम टपल्स और इंटरनेट सिक्योरिटी में से ले लेंगे। इट इज 30 मार्क्स पेपर, सो डोंट वरी। अगर देखेंगे एक आध चैप्टर अगर और हो जाएगा तो कंप्लीट कर देंगे, हम बता देंगे आपको सिलेबस। अभी तो टाइम है, आप इन 2 चैप्टर्स को तो तैयार कर लें और जो भी होगा तो हम एक्स्ट्रा एक चैप्टर, क्योंकि बूलियन तो नहीं लेंगे, बूलियन काफी बड़ा हो जाएगा, एक कोई छोटा सा चैप्टर और इंक्लूड कर देंगे जिसमें आपका ये बाइनरी वाला जो चैप्टर है, डेटा रिप्रेजेंटेशन, अगर होगा तो डेटा रिप्रेजेंटेशन भी दे देंगे, क्योंकि इससे हमने अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है आपसे। इसका टेस्ट हुआ है अभी तक, डेटा रिप्रेजेंटेशन? नो सर। हाँ, तो होगा तो डेटा रिप्रेजेंटेशन और दे देंगे, इसी में इंक्लूड कर देंगे आपके, ठीक है? सो टिल देन, बाय बाय एवरीवन।